ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को और विजिबल भी हूँ। तो बताओ भाई, जो बच्चे जैम दे के आए हैं कैसा रहा पेपर आप लोग का? तो कुछ बच्चों ने बताया कि पेपर उतना मुश्किल नहीं था, है ना। तो मेनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक तो अभी देखेंगे कट ऑफ क्या होगा, है ना। कट ऑफ क्या हो सकता है, या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, है ना, ये सब डिस्कस कर सकते हैं कि मेनली कट ऑफ क्या है या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या होता है। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं आपको जो भी बताऊंगा वो ऑलरेडी जैम की वेबसाइट पे है, तो मैं कुछ अलग नहीं बताऊंगा जो कि आप खुद नहीं ढूंढ सकते। सब वेबसाइट पे है और आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, है ना। ये है। सो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या है, क्या होगा, हो सकता है ना। पहले क्या था, कट ऑफ है, फिर मार्क्स वर्सेस रैंक आप देख सकते हैं क्या होगा, कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक रह सकता है। तो ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। बाकी अभी जैसे जैम हो गया है तो सी का बैच ऑलरेडी चल रहा है। तो जो हमारे बच्चे यहाँ, जो बच्चे एकलव्या बैच में थे, तो उनको सी में ऑलरेडी, है ना, तुम बिना फीस दिए आप सी का बैच में जाओगे। सी के बाद आई का बैच स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी हम, क्योंकि आपको पता है ना, अभी जैम का एग्ज़ाम ये हुआ है 15 फेब 2026 को। और जो सी का एग्ज़ाम है पीजी का, है ना, स्टैटिस्टिक्स का, तो इसका एग्ज़ाम का डेट आ गया है 9 मार्च को। ठीक है। तो हमारा ऑलरेडी इसका बैच चल रहा है, अभिमन्यु बैच हमने नाम रखा हुआ है। सो अलदाऊ ये बैच अभी 1 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ था, जिसमें बेसिक मैथ परिमल सर ने कराया है। मैंने डिस्क्रिप्टिव थोड़ा बाकी है, बाकी डिस्क्रिप्टिव चल रहा है, प्रोबेबिलिटी कराया है। तो कल से रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करूंगा। तो ये बैच में जो जैम वाले बच्चे तो डायरेक्टली कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मेरा चैलेंज ये है कि मुझे 9 मार्च से पहले सी के, है ना, पेपर कंप्लीट करने हैं सिलेबस। तो वो हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे जैम किए हैं तो रिवीजन मोड में कंप्लीट हो जाएगा। बता दो, कुछ लोग क्वेरी ऑलरेडी था मेरे पास, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। जो ISI एम स्टैट्स का एग्जाम, फिर इस पे आते हैं डिस्कशन पे। जो एम स्टैट्स का एग्ज़ाम है इसका भी डेट आ चुका है, 10 मई को है। तो इसके बाद हम लोग 9 मार्च के बाद हम लोग ISI एम स्टैट्स का बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। सो तो ये बैच 10 मार्च से इसका स्टार्ट होगा। ठीक है। 10 मार्च से इसका बैच कंटिन्यू करेंगे, 10 मई तक चलेगा, है ना, 10 मार्च टू 10 मई। और ये अभी जैसे अभी 15 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है, तो कल से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे 16 फेब टू 9 मार्च इसकी क्लासेस चलेंगी, है ना। तो इसमें मेनली सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट, है ना, ये सब आपको सी का मिलेगा। अभी जो बच्चे हमारे यहाँ जैम में नहीं थे, मतलब जो फुल पैकेज में थे, मतलब जिन्होंने 10,000 12,000 10,000 प्लस फीस पे किया था, तो उनके लिए ये बैच फ्री में मिलेगा। मतलब जैम के साथ ही आपको ये बैच भी मिलेगा और ये बैच भी मिलेगा, जिन्होंने 10,000 प्लस फीस पे किए थे उनके लिए। ठीक है। बाकी जो नए बच्चे हैं ज्वाइन करना है, तो इसकी फ़ीस ऐसे 5,000 है, लेकिन चूंकि अब 1 महीने से कम बचा है तो इसका हमने अभी 3,000 कर दिया है। 3,000 में आपको क्या मिलेगा, फुल सिलेबस लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पिछले साल का रिकॉर्डेड भी है, मॉक टेस्ट, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, रिटर्न भी है, और आपको, है ना, मैं क्लास में भी कराऊंगा। ये है मॉक टेस्ट, 20 फुल लेंथ एंड 25 प्लस यूनिट वाइज। हालांकि जैम के जितने यूनिट वाइज टेस्ट हैं वो सब यूज़फुल हैं सी के लिए भी, सिलेबस वही है। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट पे। तो ये तो हो गया। जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आगे सी और, है ना, इसका क्या प्लान है, तो उसके लिए बता दिया, है ना, कि सी और ISI के बाद होगा। फिर उसी समय हम लोग CMI का भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। CMI या ISI MS के बस तब डिस्कस करेंगे। अभी मेरा फोकस जैम के बाद सी पे रहेगा। बाकी जिन बच्चों को ISI पे फोकस करना है, तो यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ISI एम स्टैट्स, सॉल्व करो। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर मैंने पिछले साल बैच लिए थे ISI का, तो वो ऑलरेडी है आपके पास, जो बच्चे उनके पास एक्सेस है, नहीं तो बता देना, टीम ऐड कर देगी। तो आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन रिकॉर्डेड है, उससे कंप्लीट कर लो। पहले खुद से करो, फिर सॉल्यूशन देखो, और डाउट हो तो डाउट क्लास में पूछो। बाकी मैं खुद फोकस करूँगा इस पर, है ना। 10 मार्च से स्टार्ट करेंगे। बाकी आते हैं पेपर पे। तो जैसे बच्चे बता रहे हैं ना, पेपर तो ईजी था ना। तो क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है इजी था, लेकिन इजी सबके लिए था फिर, है ना। जैसे कई बार बच्चे सोचते थे पेपर मुश्किल आएगा तो क्या होगा, आसान। मैं पहले भी कहता था कि इजी आए मुश्किल आए, आपके रैंक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना है। आप जहाँ मुश्किल पेपर आता जहाँ पे होते, आसान पेपर आया वहीं पे आप अभी भी हो, रैंक के अकॉर्डिंग। मार्क्स तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे होगा। अगर पेपर आसान है तो आप हो सकता है 50 मार्क्स ले आओगे, पेपर मुश्किल होता आप 30 मार्क्स लाते। ये है, रैंक आपका ऑलमोस्ट वही रहता। अगर पेपर इजी है तो 50 मार्क्स पे अराउंड कितने रैंक बनते हैं, 110 पिछले बार, है ना। अगर आप देखोगे जैम 2024 का, जब पेपर बहुत इजी था, तो 50 मार्क्स पे अराउंड
200 के आसपास रैंक था, 210 रैंक था, ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, है ना, 50 मार्क्स पे भी 210 के आसपास रैंक था, ठीक है, उससे मतलब ज़्यादा ही था, 200 के 200 से 250 के बीच था, बता रहा हूँ, 50 मार्क्स पे अराउंड ये है, 50 मार्क्स सॉरी, 140 जो है 7 पे कितना बता रहा था, 196, मैं एक बार देख के मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, है ना, गेस करने से अच्छा है कि मेरे पास ऑलरेडी डेटा है पिछले साल के, है ना। एनीवे तो आप लोग मन में अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, फिर वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे, चैट में भी लिख सकते हो या अनम्यूट करके भी बता सकते हो। जैसे एक बच्चा बता रहा ना पेपर इजी था, तो क्या 24 से भी इजी था? क्योंकि हिस्ट्री में सबसे आसान पेपर जैम का 2024 का पेपर था, है ना, जैम 2024 का। तो आप लोग अगर मैं 2024 थोड़ा डेटा बताऊँ तो हम लोग जो जैम 2024 या पहले 25 से स्टार्ट करें, पिछले साल जो था, सो जैम 2025 हम एमएस की बात कर रहे हैं ना, तो ये हिस्ट्री में सबसे मुश्किल पेपर था ये, है ना, जैम 2025 का जो पेपर था वो सबसे मुश्किल पेपर था अभी तक के जितने जैम 2005 से स्टार्ट हुआ है ना, जैम स्टार्टेड इन 2005, तब से अभी तक का सबसे मुश्किल पेपर था ये। तो उस समय कट ऑफ आपको पता होगा, मेरे पास भी है, सो 8 पॉइंट समथिंग था हाँ, कट तो बताया था मैंने पहले भी, तो जनरल का कट ऑफ कितना था, 8 पॉइंट, 75 आई गेस। ओके एक मिनट, सो 8 पॉइंट, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी मेरे पास है 8.75, राइट, चेक कर ले, तुम लोग क्रॉस चेक करना, ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप गूगल करोगे, चैट जीपीटी से पूछोगे, गूगल में एआई वर्जन है, वहाँ से भी आप पूछोगे तो बता देगा वो ढूंढ के, ठीक है। बाकी हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो ये है, तो कहीं गलती करूँ तो आप करेक्ट करना मुझे, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो 8.75 है ना, ये EWS और OBC का जो था कट ऑफ उसी 2025 में ही कितना था, 7.8587 है ना, अराउंड ये था। और SC ST के लिए जो कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कि आप जैम क्वालिफाइड माने जाओगे, एंड क्वालिफाइंग डज नॉट गारंटी एडमिशन, ठीक है ना। सो ये क्वालिफाइड होना और एडमिशन होने में डिफरेंस है, ठीक है। सो इसका SC ST और PWD का जो कट ऑफ था वो 4.37 था, तो ये 2025 का कट ऑफ था। 24 पे आते हैं, सो जैम 2024 का जो कट ऑफ था, तो इससे आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हो, आप लोग इस लेवल पे हो, सो यू कैन जस्ट गेस, ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें जो जनरल का कट ऑफ था 23 पॉइंट समथिंग। 03, हाँ 23.03, ये सब आप गूगल करोगे आपको मिल जाएगा, अब साथ में साइमल्टेनियसली आप कर सकते हो, गूगल करो, एआई से पूछो, गूगल में जो एआई है ना ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उससे पूछोगे आपको बता देगा वो। सो 23.03 है OBC या EWS का जो था कट ऑफ, एंड दैट वाज 20.72, है ना, ये था। एंड बाकी वही SC ST PWD है ना, सो ये आपका जो कट ऑफ था 11.51, ठीक है। सो ये कट ऑफ था, तो कितना डिफरेंस है, ठीक है ना। सो ये हिस्ट्री का सबसे आसान पेपर था, मतलब जैम अब तक जितने पेपर हुए सबसे आसान पेपर ये था, सबसे मुश्किल ये था, है ना। अगर थोड़ा और मैं पीछे जाऊँ तो अगर आप देखोगे जैम 2023 MS का कट ऑफ, तो इसका जो कट ऑफ है ये भी मुश्किल पेपर था, है ना, तो अचानक ये मुश्किल था, फिर स्लो हुआ, फिर मुश्किल हो गया था, इस बार फिर आसान हो गया, ऐसे हो गया ना, डिफ़िकल्ट इजी डिफ़िकल्ट इजी वैसे। सो इसमें जो जनरल का कट ऑफ था 2023 में क्या था जी, 14.61। OBC और EWS का जो कट ऑफ था, ये एक ओपन सेशन है, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, बताना हो, पूछना हो, यू कैन राइट इन चैट या अनम्यूट करके भी आप डिस्कस कर सकते हो, है ना, फील फ्री टू आस्क और टेल, ये है। सो इसका जो था 3.15, एंड देन SC ST PWD है ना, सो अराउंड ये था 7.30। तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ मार्क्स, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, इसके ऊपर मार्क्स है आउट ऑफ 100 तो आप क्वालिफाइड हो उस एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग देन यू विल बी ऑफर्ड आइदर IIT NIT IIIT, ये सब कुछ आइजर्स, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो जैम के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये तो हो गया वैसा। अब अगर थोड़े मार्क्स वर्सेस रैंक का डेटा देखो तो मैं एक रफली आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जैम 2024 के आ जाए, 24 में मैं एग्जाम्पल 50 के आसपास रैंक का आइडिया देता हूँ, तो 52 मार्क्स पे 24 में, जो मैं अभी उस समय गेस कर रहा था, मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ, 120 रैंक था, ठीक है, ये 2024 में।
अच्छा, अब थोड़े मैं एक रफली एक जैसे ऐसे बहुत सारे डेटा है, मैं रफली एक अंदाज़ा आपको बता रहा हूँ। फिर आप अगर 25 में आएंगे तो 25 में अराउंड जैसे सिमरन ही है, सिमरन का मार्क्स था 46.67, है ना। तो ये मार्क्स थे, इस पे 11 रैंक था। जस्ट आप एक वो देखो। अच्छा, इसमें मैं 40 के आसपास का बता देता हूँ तो बेटर रहेगा, आप कंपेयर अच्छा कर पाओगे। सो इसमें अगर मैं बताऊँ कि जिस बच्चे के 40 कितना है, 46 है ना, तो मैं 47 चलो बता देता हूँ। 47.33 जिसके मार्क्स थे, 47.33 जिसके मार्क्स थे, उसके 182 रैंक थे। तो इस मार्क्स पे तो आप खुद अपना अंदाज़ा लगाना कि आप कहाँ हो सकते हो इस बार, है ना। तो इस पे 182 रैंक था। इसी में जिसके 45 मार्क्स थे तो उसका रैंक 45.33, तो उसका रैंक था 197। ठीक है, तो ये आप एक, मैं बस 50 के आसपास का बता रहा हूँ कि मान लो 50 के आसपास अगर आप रैंक लाओगे तो कहाँ हो सकते हो। तो 25 में 11 रैंक था, ये सिमरन जो है ना, का जो बॉम्बे में है। और ये बाकी ये बच्चे 24 में ही जैसे मैं बताऊं कि जैसे याद आ रहा है मनोप्रिया का 90 मार्क्स था, है ना, तो रैंक 2 था। ठीक है, उसी में जो लड़का सुभायन था उसके 93 मार्क्स थे और रैंक 1 था। तो ये इसका डेटा है। ठीक है, ठीक है, इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, आई थिंक 75। फर्स्ट रैंक वाला बहुत ज़्यादा मार्क्स लाया था, सेकंड में फिर कम था, है ना। एग्जैक्ट याद नहीं, जो बच्चे हमारे थे मुझे उसका याद है। इसमें जैसे आप देखोगे 23 में उसका था ना सुभाष, क्या नाम था, घोष जो लड़का था, उसका 55 मार्क्स था, रैंक 2 था। सो 55 मार्क्स पे रैंक 2 था। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल रहा होगा क्या चक्कर है। ठीक है, यहाँ पे आप, मैं अगर गेस करूँ 55 मार्क्स जिसका होगा तो अराउंड 100 के आसपास रैंक रहा होगा, मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ। ठीक है, सो 100 रैंक रहा होगा ऐसा। ठीक, तो ऐसा समझ लो 55 मार्क्स 2 रैंक 100 रैंक। यहाँ अगर 55 मार्क्स आई थिंक होगा तो मुझे लग रहा है इसका भी रैंक कितना होगा, किसी को आइडिया है 25 का? 49 पे तो 7th रैंक थी प्रियांशु की, अच्छा, प्रियांशु भैया प्रियांशु की। जो है, हाँ प्रियांशु का है 49 पे जैसे, हाँ। सो 49 पॉइंट समथिंग प्रियांशु का 7th रैंक था, है ना। 50 मतलब रैंक 1 या 2 रैंक 2, आई थिंक 2 के आसपास मैं गेस कर रहा हूँ, एग्जैक्टली बता रहा हूँ। इतना मार्क्स है तो रैंक 2 के आसपास है। तो अराउंड देखो 25 में भी ऐसा था, है ना, मतलब 2-3 होगा, मैं ये गेस कर रहा हूँ, ये एग्जैक्ट है, ये हमारा दोनों स्टूडेंट रहा है प्रियांशु और, है ना, सिमरन। तो वैसा है, तो ये अराउंड ऐसा है। अब इसमें देखो कितना डिफरेंस है, 55 यहाँ 100 रैंक है, तो पेपर के लेवल पे है। तो जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये पेपर 24 जैसा ही था, कुछ कह रहे 24 से थोड़ा डिफिकल्ट था, 25 से आसान था। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अपना आइडिया लगाओ। अब मैं बाकी चीज़ों पे आऊँगा जो आपको जानना है। ठीक है, रफली मैंने पिछले 3 साल का आपको डेटा बता दिया है, ठीक है ना। तो उस पर फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम उसके अकॉर्डिंग आगे डिस्कस करेंगे। और क्या रह जाता है, तो एक तो कट ऑफ हमने पिछले साल के बताए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप तीनों को देखो और इस साल का सोचो कि क्या हो सकता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे यहाँ जनरल का 23 मार्क्स था, है ना, इधर तो इतना कम नहीं होगा, थोड़ा इससे ज़्यादा हो। जैसे कुछ बच्चों ने बताया मुझे कि इससे थोड़े कट ऑफ लाइक 20 के आसपास समझ सकते हो, 15-20 होगा, 15 से 20 के बीच का अराउंड इसका कट ऑफ हो सकता है जनरल का। मैं 26 की बात कर रहा हूँ, जैम 2026 का जो कट ऑफ है 15 to 20 मार्क्स हो सकता है ये, और उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। फिर इसमें थोड़ा सा है ना, वो मार्क्स तो यहाँ भी आगे हाई जाएगा, तो पेपर इजी है तो। लेकिन इसमें थोड़ा सा नया टॉपिक भी ऐड हुआ था, तो बहुत सारे बच्चों को फैमिलिटी थी नहीं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा, नॉन पैरामीट्रिक या स्टोकेस्टिक या डिस्क्रिप्टिव, इन 3 टॉपिक से। तो ऑलमोस्ट इसके आप देखेंगे तो 5-6 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए आप लोग आइडिया है, इन तीनों टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन मिले होंगे, है ना, क्योंकि मैं तो ज्यादा एग्जाम कितने थे, ज्यादा ज़्यादा थे, तीनों मिला के 10 क्वेश्चन से अराउंड। 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन का मतलब कम से कम 10-15 मार्क्स तो होंगे, फिर 15 मार्क्स के आसपास फिर तो कंट्रीब्यूशन हो गया, हाँ सर, है ना। इजी थे क्वेश्चंस, अच्छा, मतलब इजी थोड़े थे उसमें, लेंदी थे लेकिन इजी थे, मतलब डिस्क्रिप्टिव्स वाले। हाँ। सो सेफ को, अच्छा एक ओपनिंग क्लोजिंग का मैंने कई बार वीडियो बनाया, ओपनिंग क्लोजिंग का आप देख सकते हो मेरे चैनल पे भी जाके, कि हर साल का डेटा वेबसाइट अपलोड करता है आईआईटी ऑफिशियल डेटा,
कि जैम 2025 में, क्योंकि एडमिशन मार्क्स पे नहीं होता। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है जैम में एडमिशन के लिए। सीयूटी में मार्क्स पे एडमिशन होता है, जैम में नहीं। जैम में रैंक पे एडमिशन होता है। तो मार्क्स आपके रैंक, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जैसे 55 मार्क्स है, रैंक 100 है अप्रॉक्स, यहाँ 55 मार्क्स है, रैंक 2 है, यहाँ भी 55 मार्क्स है, रैंक 2-3 के अराउंड है। तो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक इंपॉर्टेंट है। रैंक में आप देखोगे कि जो जैम ऑलरेडी डेटा जारी करती है कि किस साल किस रैंक पे कितने मतलब बच्चों का एडमिशन हुआ, मतलब किस रैंक पे किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ, बॉम्बे में किस कैटेगरी में कितने बच्चों का किस रैंक पे एडमिशन हुआ, देन कानपुर, ये सब जारी करती है ना। तो वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप कहोगे तो मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा। मैं कई बार इस वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाओगे, आप डालोगे है ना किस इंस्टीट्यूट पे कौन सा रैंक मिलेगा, तो पता चल जाएगा। वो मैं एक बार दिखा भी दूंगा। तो वैसा है रफली, हमने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाए थे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है। जैसे जैम 2025 का ही आप देखोगे तो अराउंड 27 आई थिंक रैंक तक ही बॉम्बे में जनरल को मिला था ना, ऐसा कुछ। देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट याद तो मुझे नहीं है, वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। बाकी मैं क्वेश्चन एक बार चैट देख लेता हूँ, जो भी जिनके क्वेरीज हैं आप पूछिए, फिर हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो जैसे बता रहे हैं मोनी पेपर ईजी था, ठीक है। 24 से लेंदी था थोड़ा, ओके ठीक है। तो मतलब 24 से थोड़ा लेंदी था, ओके। 23 क्वेश्चंस किया है तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा? सो आप अगर 23 क्वेश्चंस किए हो तो इसमें डिपेंड करता है ना आप कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस किए हो। अगर मैं मान लूँ चलो कि आपने आधे 1 मार्क्स के आधे 2 मार्क्स के किए हैं, है ना। सो ये है तो अराउंड आपके 35 मार्क्स के आसपास आएंगे। और अगर वैसे आप देखोगे 35 मार्क्स, अब 24 के अकॉर्डिंग देखो, थोड़ा सा ये मान के चलते हैं 24 से पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बहुत बुरा होगा तो 24 वाला हाल होगा, ये है ना। वैसा समझ लेंगे। हाँ 24 से थोड़ा मुश्किल मान के चलते हैं, तो वैसा है। अब 35 मार्क्स पे अगर आप देखोगे, मैं आपको बताऊं 35 मार्क्स पे जैम 2024 का रैंक, तो जैम 24 में जो 35 मार्क्स का है, तो अराउंड रैंक आपका 300 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। 35 मार्क्स पे अगर देखें तो सो जो 24 का कटे 300 रैंक पे तो बहुत मतलब आज थोड़ा पेपर डिफिकल्ट है। 250 लगा लो, 200 से 300 के बीच में आपके रैंक होंगे 35 मार्क्स पे, ऐसा होगा। सो अब देखो, अब पिछले साल के क्लोजिंग रैंक उठा के देखो कि आपकी कैटेगरी में कितने रैंक तक एडमिशन होता है, तो आपके चांसेस है या नहीं है, वैसा, ठीक है। फिर जो पूछ रहे हैं साक्षी स्टूडेंट, सीयूटी पीजी का सिलेबस कब से स्टार्ट होगा? तो कल से डेली क्लास होगी सीयूटी पीजी की। आज भी मैं अगर टाइम बचेगा तो मैं लूँगा, ग्रुप में लिख देता हूँ, तो थोड़ा वो कराना है। तो कल से आपकी क्लासेस डेली होंगी और थोड़े फास्ट फॉरवर्ड मोड में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, क्योंकि ऑलरेडी है ना, मैंने पहले भी कहा जिनको जल्दी करना है तो ऑलरेडी जैम का सिलेबस और सीयूटी का सिलेबस जो पहले पढ़ा रखे हैं वो ऑलरेडी आपके बैच में एडेड है, चाहे वो जैम बैच में हो चाहे सीयूटी बैच में ऑलरेडी है। तो आप वहाँ से देख के कंप्लीट कर सकते हो। तब हमने बहुत 120 130 या 150 लेक्चर लिए हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। आज हो गया 15 तारीख, आपका एग्ज़ाम है 9 मार्च को, तो अराउंड देख लो आपके पास कितना दिन है ना, 24 दिन है, अराउंड 23-24 दिन है। तो मतलब मुझे 20 दिन में पूरा सिलेबस कराना है, और मुझे तरीका पता है कि कैसे कराना है। तो मैं 20 दिन में आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा सीयूटी का, लेकिन वही उस तरीके से नहीं करा पाऊंगा जिस तरीके से मैं 150 लेक्चर मतलब 300 घंटे में पढ़ाता हूँ। तो 300 घंटे में पढ़ाने के बाद मुझे अभी 40 घंटे में सिलेबस कराने हैं 20 दिन में, तो 40 घंटे में भी हो जाएगा ना। वो तो अपने अकॉर्डिंग मुझे पता है ना किस स्पीड में गाड़ी चलानी है, वो डिपेंड करना कि कितना टाइम आपके पास है। तो वैसा है, तो वैसे है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस आपका हो जाएगा। कल से डेली क्लास होगी सीयूटी पीजी की। एंड जो जैम वाले बच्चे हैं आप ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करो, क्योंकि सिलेबस वही है जो जैम का ऑलमोस्ट है। जो एक्स्ट्रा सिलेबस है मैं वो कराऊंगा अभी, तो पहले या तो वही करा देता हूँ एक्स्ट्रा सिलेबस भी, फिर बाकी कराऊंगा जब तक बाकी लोग। डिजाइन वाले टॉपिक। हाँ जो नए हैं, मतलब जो जैम के अलावा जो सीयूटी में टॉपिक जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिज़ाइन है, सैम्पलिंग है, तो इन सब के क्वेश्चंस में ये टॉपिक पहले करा देता हूँ। एंड जो ऑलरेडी जैम वाले हैं तो आप जैम का सिलेबस ऑलरेडी किए हो तो यू ऑलरेडी हैव डन दिस। जो सीयूटी के बच्चे हैं आपको जल्दी करना है, ये आप रिकॉर्डेड देख लो। तो मैं थोड़ा कराऊंगा फास्ट में कराऊंगा, मतलब फास्ट कराने मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करा पाएंगे, थ्योरी तो करा ही देंगे पूरा। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करेंगे ज़्यादा टाइम लगता है, जब ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा क्वेश्चंस कराते हैं, कम क्वेश्चंस कराएंगे तो जल्दी हो जाएगा सिलेबस, ये है। तो उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं हम लोग, है ना ये। तो आपका सिलेबस कल से रेगुलर रहेगी और देन एग्जाम तक डेली क्लास चलेगी, जब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ी बहुत नॉलेज होगा आपको ऑलरेडी, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। डाउट क्लास डेली होगी, अभी रेगुलर, अभी मैं आज ही घर से आया हूँ, है ना, तो कल मैं घर पे था। सो वैसा मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ जनरली छुट्टी के दिनों में, तो वैसा है। तो अभी हूँ तो अभी मैं रेगुलर रहूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे लोग बता रहे हैं कि 24 का पेपर जो है से थोड़ा 26 का पेपर थोड़ा मुश्किल है ना। बाकी थोड़ा मुश्किल है, 25 से इजी है। ओके 21 के आसपास जनरल होगा, ठीक है।
हम्म। हाँ वही मुझे लग रहा है 20 से 20 अराउंड 20 के आसपास कह सकते हैं। ठीक है। जैम क्वालिफाई करने से डेटा साइंस कोर्स मिलेगा क्या? एनआईटी त्रिची में एल स्विच इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा। सो डेटा साइंस जो है ना, जैसे एक तो अभी है ना, इन्होंने पूछा था गौरी ने कि कौन से एनआईटी एमएससी स्टैटिस्टिक्स मिलता है, तो किसी भी एनआईटी में एमएससी स्टैटिस्टिक्स नहीं है ना। एनआईटी में एमएससी मैथमेटिक्स मिल सकता है आपको जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से, मतलब जैम एमएससी एग्जाम के स्कोर पे आपको एनआईटीज में या तो एमएससी मैथमेटिक्स मिलेगा या एमएससी डेटा साइंस मिलेगा। जैसे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश है, एनआईटी हमीरपुर है, और 2-3 और एनआईटीज हैं जो मुझे एग्जैक्टली सब कुछ याद नहीं है। आप ब्रोसर देखोगे सीसीएमएन का तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो पिछले साल के कुछ आप एक्सप्लोर करोगे तो कुछ लिस्ट ऑफ एनआईटीज हैं जो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करते हैं। वो पिछले जैम 2025 का डेटा देख लो आप कि कौन से इंस्टीट्यूट क्या कोर्स ऑफर करती है। नहीं तो फिर मैं हेल्प करूंगा आपको, आप पूछोगे तो मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखा दूंगा। वैसा है तो उसके लिए आपको क्लियरली पूछना पड़ेगा, है ना। तो कुछ द क्वेश्चन ये था कि कौन से एनआईटी एमएससी स्टैटिस्टिक्स ऑफर करते हैं। आंसर इज नो एनआईटी ऑफर एमएससी स्टैटिस्टिक्स, आइदर एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी डेटा साइंस या एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जिसमें जा सकते हो जैम एमएस के थ्रू। ठीक है। एनआईटी त्रिची में एमएससी कंप्यूटर साइंस है जैसे वो पूछ रहे हैं, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में जा सकते हैं, एनआईटी त्रिची में है तो दैट यू कैन गेट। ठीक है। एंड अब जैसे पूछ रहे हैं कि पुरुषोत्तम पूछ रहे हैं सेफ स्कोर अंडर 100, तो मुझे लगता है आपके अगर 50+ मार्क्स हैं तो यू विल बी अंडर 100 मेरे अकॉर्डिंग, है ना। 50+ मार्क्स अगर हैं, मतलब जैसे आप 55 बता रहा हूँ ना, तो अगर 50+ आपके मार्क्स है तो यू विल बी अंडर 100 इस बार, ऐसा होगा। सो 50+ मार्क्स पे अंडर 100 रैंक होगा। जैसे अगर आपको देखोगे, जैसे ओबीसी कैटेगरी मुझे याद आ रहा है कि जैसे ईडब्ल्यूएस में ना इस बार कौन हमारे स्टूडेंट थे ना, वैभव खड़े, 96 रैंक था ईडब्ल्यूएस में, कानपुर मिला था। 238 रैंक पे ओबीसी में शिवांगी थी, उनको आईटी कानपुर मिला था लास्ट राउंड में। और 197 रैंक जो 46 अराउंड मार्क्स था, 45 ना, 190 इस बच्चे को भी आईटी कानपुर मिला है। तो ये आई थिंक ओबीसी का ही है, यस हाँ। तो वैसा है तो ओबीसी 238 रैंक तक मिला, तो वो भी मैं ओपन कर दिखा दूंगा मार्क्स वर्सेस रैंक की, सॉरी क्लोजिंग ओपनिंग रैंक ना, ये तो मार्क्स वर्सेस रैंक यही हो गया, किस मार्क्स पे कितना रैंक अराउंड था। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आप खुद भी देख सकते हो वेबसाइट पे कि, तो वो आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस रैंक तक एडमिशन मिलेगा। बस आपको ये जानना है कि किस मार्क्स पे कितना रैंक आएगा, है ना, यही ना। तो जिनको 50+ मार्क्स है दे कैन होप फॉर अंडर 100 रैंक, ये है। अब अंडर 100 में देखो कहाँ क्या मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा आप ये बता रहे हैं कि न्यू टॉपिक के सारे क्वेश्चंस इजी थे, चलो अच्छा है, इंट्रोडक्टरी टाइप के रहे होंगे। अच्छा आप कह रहे हैं सर 40 मार्क्स पर सिलेक्शन मिल सकती है आईआईटी में जनरल कैटेगरी। सो 40 मार्क्स है तो अकॉर्डिंगली यू कैन गेस, मैं तो है ना 24 के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, लेकिन पेपर थोड़े मुश्किल है तो उतने मार्क्स पे थोड़े बेटर रैंक मिलेंगे आपको, यही ना। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पे 40 मार्क्स पे इसमें कितना था, जैम 2024 में 40 मार्क्स का अगर हम देखें तो ज़रा देखना पड़ेगा। और सो तो मैं एक बार देख लेता हूँ ना। हम्म 43 मार्क्स पे 241 रैंक था इसमें, अगर आप देखोगे तो इसमें जिसके 43 मार्क्स थे इसमें तो 200, सॉरी 43 मार्क्स पे हाँ 241 रैंक था, 241। तो अकॉर्डिंगली मैं इस बार का बता रहा हूँ, जिनके 40 मार्क्स रहे होंगे, मार्क्स थोड़े कम हुए तो रैंक ऊपर जाएगा, है ना। तो वी कैन गेस कि लाइक 40 मार्क्स पे कितना रहा होगा, 250 के आसपास रैंक रहा होगा, है ना। तो इस बार आप 200 अराउंड 40 मार्क्स हैं तो यू कैन गेस अराउंड 200 या 150 to 200 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये 40+ मार्क्स पे, है ना। ये है जैसे अगर 50+ मार्क्स अंडर 100 रैंक आएगा,
40+ मार्क्स है तो अंडर 200 रैंक आएगा, आप ये सोच लो। तो आपको लग रहा है अच्छा 10 मार्क्स गया, यस, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बीच में होते हैं। नॉर्मल का पता ना कर्व आपको, कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बीच में ही होती हैं, एक्सट्रीम पे कम ही होते हैं। जो बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले कम बच्चे हैं, बहुत है ना ख़राब मार्क्स लाने वाले कम बच्चे हैं, बीच में ज़्यादा बच्चे होते हैं, वैसा है। तो जैसे 30 to 50 में ज़्यादातर बच्चे होंगे, मतलब ज़्यादा सेंस है ना, ज़्यादातर जो नॉर्मल का कर्व जानते हो, ये क्लासरूम में वैसे होता है। ये नॉर्मल जो कर्व है, नॉर्मल का पीडीएफ है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल का, तो वैसे ही होता है ना, मीन के अराउंड ज़्यादा लोग होते हैं, वैसा। ठीक है ना, तो 40+ मार्क्स पे यू कैन एक्सपेक्ट अंडर 200 रैंक। सो बट है ना, मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं बस एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, है ना। रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन में थोड़ा डिफरेंस रहता है। सो मे मैच बट यू कैन एक्सपेक्ट इट, ये चीज़ है, थोड़े ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो पूछ रहे हैं कि सर 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो क्या चांसेस हैं EWS में। अब 25 क्वेश्चन किए हो, अब देखो 25 क्वेश्चन मान लो 25 के 25 सही है, अब अगर ईच 2 मार्क्स के हैं तो आपके 50 मार्क्स बन सकते हैं, ईच 1 मार्क्स के हैं तो 25 बनेंगे। अब बीच का मान लो 30-35 नंबर, है ना। तो जैसे मैंने कहा 35 है, सो 35 के अकॉर्डिंग आपके रैंक 250 के आसपास चला जाएगा, ये है। ठीक है ना। आंसर्स अभी आपका वो मिलेगा, आपने जो आंसर टिक किया, रिस्पॉन्स सीट 1 सप्ताह में आ जाता है, तो 1 वीक में आ जाएगा अराउंड। सो मुझे लगता है 25 तारीख के आसपास या उससे पहले ही, 20 से 25 फरवरी के बीच आपको वो आ जाएगा रिस्पॉन्स सीट। रिस्पॉन्स सीट का मतलब ये है कि जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, वैसे ही वहीं पे आपको आपका रिस्पॉन्स सीट दिखेगा। आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये दिखेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपने, क्वेश्चन भी लिखा रहेगा पूरा, उसमें कौन से ऑप्शन आपने टिक किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा। कई बार सेम टाइम पे आंसर की भी आ जाता है, पिछले साल ऐसा हुआ था कि रेस्पॉन्स सीट के साथ ही आंसर की आ गया था, तो रेस्पॉन्स सीट आंसर की एक साथ रिलीज हुआ था। नहीं तो रेस्पॉन्स सीट आ जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, देन हम लोग आंसर की बता देंगे आपको क्या है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग, है ना, वो हो जाएगा। तो मेनली 1 वीक टाइम लगता है अराउंड, तो 1 वीक में आ जाएगा। 25 तारीख से पहले मुझे ऐसा लगता है, 25 से पहले आपका रेस्पॉन्स सीट आ जाएगा, मे बी की भी आ जाए, और 20 मार्च के आसपास रैंक आता है, रिजल्ट आता है, तो वो है। उससे पहले 9 मार्च को CUT है, तो सब लोग अभी CUT पे फोकस करो जिनको, क्योंकि देखो अनएक्सपेक्टेड है ना, मतलब ऐसा नहीं कि आप श्योर हो जाओ बाद में जैम में भी नहीं हुआ और CUT पे ध्यान नहीं दिए, तो वैसा है। फॉर द बैकअप आप CUT एग्ज़ाम भी दो और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो, ये है। CUT के थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, ये है। तो अब कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी MSc डेटा साइंस शुरू की, जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में पहले MSc स्टैटिस्टिक्स था, इस बार उन्होंने MSc स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस शुरू किया है। ऑलरेडी कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो ऑफर करती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, वो भी डेटा साइंस में MSc ऑफर करती हैं, और भी हैं एक दो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु या उधर कुछ है, मुझे याद नहीं है वो। फिर से वही बोल रहा हूँ कि CUT का ब्रोशर देखोगे आपको पता चल जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी क्या कोर्स ऑफर कर रही है। सो वैसे हैं। तो आपका आंसर की रिस्पॉन्स सीट आपको मिल जाएगा अभी 1 सप्ताह में, उसके बाद फिर अगले नेक्स्ट वीक के अंदर आप आंसर की आ जाएंगे, एंड देन उसके नेक्स्ट वीक में अराउंड, है ना, मतलब 1 मंथ के आसपास, मतलब 20 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, तो उससे पहले आंसर की और रिस्पॉन्स सीट आ जाएगा। तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जैसे अभी डिस्कस करो वैसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, आंसर की हमारे टीम वाले लोग बना के आपको दे देंगे, ये है, जब रिजल्ट आ जाएगा तब मतलब मेनली रिस्पॉन्स सीट आएगा तब, ठीक है ना। बाकी ठीक है ना, तो ये तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। तो आप ऐसा बहुत बुरे सिचुएशन में आप ये सोचना जैसा 2024 में हुआ वैसा होगा, लेकिन थोड़े इससे बेटर होगा। बेटर इन द सेंस कि जैसे यहाँ पे 52 मार्क्स पे 120 रैंक है, तो इस बार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 52 मार्क्स पे आपके 100 के आसपास रैंक होंगे, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस बार थोड़े पेपर मुश्किल है, तो बिलो 100, जैसे मैंने कहा कि 50+ से बिलो 100 यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइम, तो ये रहेगा। तो ये एक आइडिया आपको थोड़ा बहुत मिल रहा है। कट ऑफ का है, तो अगर मैं कट ऑफ की बताऊँ तो रफली हम अगर एक्सपेक्ट करें, सो जैसे बता रहे हैं ना, तो जो जनरल का कट ऑफ अराउंड होगा 15 से लेके 21 अराउंड लगा सकते हो आप, मैं एक गेस कर रहा हूँ, है ना, ये होंगे। बाकी OBC उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, थोड़े कम हो जाएगा, है ना, ये है। तो वैसे हैं, तो ये जनरल कट ऑफ ये 15 से 20 के बीच में, 21 के बीच में अराउंड होगा। सो ये अराउंड कट ऑफ रहेगा जनरल का। कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, कि आप क्वालिफाइड हो देन यू मे गेट एडमिशन समवेयर, वैसा है ठीक है। बाकी रह गया ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर फिर से बता देता हूँ कि किस रैंक तक कहाँ मिला था। आप खुद जाके भी देख लेना वेबसाइट पे, जैसे आप जब सर्च जस्ट करोगे कि जैम 2025, ये मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, तो मेरे पास ऑलरेडी होगा 25 ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, है ना। तो यहाँ से आप जाके देख लो कि किस रैंक पे कहाँ एडमिशन मिला था।
सो इसमें जो है ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखो इसे बताया ना कि तो ऑल राउंड्स का देख लेते हैं, हमें किसको देखना है, जैसे मान लो बॉम्बे का ही देख लें। तो इस बार आपको कोर्सेज पता है ना क्या क्या मिलेगा, पहले बता चुका हूँ, जैसे आप देखोगे तो इस बार आपके पास ये कोर्सेज का ऑप्शन है, पहले मैं ये बता देता हूँ कि इस बार आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। देखो ये खुला हुआ ही है, ऑलरेडी पिछले बार बता रहा था। सो इस बार जो है जैम एमएस के थ्रू ये ऑप्शंस हैं आपके पास। सो यू हैव दीज मेनी ऑप्शंस, जैम एमएस के थ्रू ये ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर हम कटवा बताएंगे। तो जैसे ये आपके पास इस बार आईआईटी जैम एमएस के थ्रू, ठीक है, एमएस 2026। सो आईआईटीज में इतने ही ऑप्शंस हैं आपके पास, है ना, 1 2 3 4 5, ओनली दीज 5 ऑप्शंस यू हैव इन आईआईटीज, ठीक है। सो आईआईटी बॉम्बे में एमएस स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है, इसका एलिजिबिलिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हर बच्चा एलिजिबल है जो जैम एग्जाम दिया है, ठीक है। 48 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज ये सीटें हैं। फिर बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में यहाँ भी नो रेस्ट्रिक्शन है। देन कैटेगरी वाइज ये हैं, टोटल 8 सीटें हैं। तो इसी कोर्स में जैम मैथमेटिक्स से भी एडमिशन होगा। तो कुछ बच्चों को यहाँ फ़ायदा, जो जैम मैथ्स का भी एग्जाम दिए होंगे, तो हो सकता है जैम मैथ में आपका ऐसा स्कोर मिल जाए जिससे आपको इसमें मिल जाए। तो इसमें जैम एम ए, जैम एम एस, जैम एम एस से इस कोर्स में 7 सीट्स हैं, जैम एम ए मैथमेटिक्स से और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से 8 सीटें हैं इस कोर्स में, ठीक है। आईआईटी कानपुर एम एस स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी नो रेस्ट्रिक्शन है, कैटेगरी वाइज ये हैं, टोटल 62 सीट्स हैं। देन इस बार ये ऐड हुआ है, ठीक है ना, आईआईटी पलक्कर पहले था, उसको हटा के अब इस बार आपके पास ये नया पहली बार, मतलब ये इस बार फर्स्ट टाइम इस कोर्स में एडमिशन होगा, आईआईटी कानपुर एमएससी इन इकोनॉमिक्स। इसके थ्रू आपके 16 सीट्स हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसी कोर्स में जैम इकोनॉमिक्स के थ्रू भी एडमिशन होगा, जहाँ 24 सीट्स हैं। तो 16 बच्चे जैम एमएस दे के आएंगे और 24 बच्चे जैम इकोनॉमिक्स दे के आएंगे। उनका क्लासरूम सेम होगा, सेम कोर्स में एडमिशन होगा, मतलब 2 डिफरेंट गेट हैं एंट्री के इन कोर्स में, ठीक है। एक जैम एमएस वाला है और जैम इकोनॉमिक्स वाला है। 24 वहाँ से, 16 यहाँ से, 40 बच्चे होंगे ये है। तो इन कोर्स में जैम इकोनॉमिक्स से भी एडमिशन होगा। फिर ये हो गया आईआईटी तिरुपति एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ नो रिस्ट्रिक्शन है और यहाँ ये सीटें हैं 5 हैं। तो ये जो कोर्स है यहाँ भी जैम मैथमेटिक्स से भी एडमिशन होगा। तो जैम मैथमेटिक्स से 15 सीट्स हैं और जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से 5 सीटें हैं इस कोर्स में। तो ये कोर्सेस वो हैं जहाँ डबल एंट्री हैं, मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसका मतलब इसमें डबल एंट्री है ना। डबल एंट्री मतलब यहाँ जैम एम ए, जैम एम एस दोनों अलाउड है। जैम एम एस से 8 सीटें हैं, एम एस से 7 अलग सीटें हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा सीटें हैं। इसमें जैम इकोनॉमिक्स से 24 एक्स्ट्रा सीटें हैं एंड इसमें जैम मैथमेटिक्स से 15 एक्स्ट्रा सीटें हैं। मतलब टोटल है ना, ये एमएस के थ्रू इतनी सीटें हैं, बाकी और है ना एंट्रीज हैं इन कोर्सेस। मतलब सिर्फ ये 2 ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे ओनली एमएस से एडमिशन होगा, बाकी कोर्सेज में ये तो आईआईटीज में आपके ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो टोटल आप ऐड करोगे तो आपको कितने बच्चों का एडमिशन होगा। तो जैम एग्जाम अराउंड 3500 आई थिंक लास्ट ईयर। इस बार कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं अभी वो उस पर लिखा आएगा आपका, जब स्कोर कार्ड आएगा ना उस पर लिखा आता है कि आपका रैंक मान लो 10 है आउट ऑफ 3000 स्टूडेंट्स, है ना। तो वैसे लिखे रहते हैं कितने बच्चे टोटल अपीयर हुए और आपका क्या रैंक है वैसा। तो स्कोर कार्ड पे लिखा आएगा कितने बच्चे, तो अराउंड है ना 3500 बच्चे अपीयर हुए थे। सो 3000 के अप्रॉक्स है ना लगा लो। सो 3000 बच्चे जैम एमएस का एग्ज़ाम अराउंड देते हैं, कभी 3000 3500 के आसपास रहता है। सो ये है, तो इसमें इतनी सीटें हैं, इसको ऐड कर लो कितना है, कितना होगा, ऐड करो इसको। कितना 139, चेक करो। ठीक है ना, तो मतलब इतने बच्चों का एडमिशन होगा। अब मान लो 3000 बच्चे जो है ना 3500 राउंड फॉर्म भरे होंगे, 3000 एपीयर होते हैं मे बी। सो इसमें 139 बच्चों का एडमिशन होगा जैम एमएस के थ्रू, ठीक है ना। एनीवे बाकी एनआईटीज में क्या ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए सीसीएमएन पे जाके आपको देखना पड़ेगा, तो उसके लिए अलग पोर्टल है।
तो मैं इसका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक दिखा रहा था, देखिए एक बार ये देख लीजिए आप। जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये राउंड 1 का है, लास्ट राउंड का देखें, तभी वो सेम ही रहता होगा मुझे लगता है। देख लेते हैं, थोड़ा चेंज होगा। सो एडिशनल राउंड जो आया था ना, से इसके अकॉर्डिंग हर राउंड का बता रखा है ना। सो यू कैन चेक कि कौन से कोर्स का आप देखना चाह रहे हो, है ना। जैसे एमएससी ये ऑपरेशन रिसर्च है, तो इसका बता रखा है 7 to 67, मतलब लास्ट तक जो हुआ है एडमिशन, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग, एमए के अकॉर्डिंग, हमें एमएस के अकॉर्डिंग देखना है ना। तो एमएस वाला ये रहा, लेकिन ये तो डेटा कॉमन ही है, आई थिंक इसको देखना पड़ेगा, इन्होंने टिक से वो नहीं किया ना, क्योंकि जैम एम एम एस में सेम ही डाला है। तो मैं अलग अलग होगा ना, सेम तो नहीं है, यहाँ इनको दिक्कत है। तो एक काम करो, किसी एक राउंड का देख लो। सबसे बुरे केस में क्या होगा, फर्स्ट राउंड, चलो चौथे राउंड देख लेते हैं। ये देखो, तो मेनली आप खुद भी है ना इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे एमएससी स्टैटिस्टिक्स का अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आईआईटी बॉम्बे का जो है रैंक 5 to 33 जनरल में एडमिशन हुआ है, ये राउंड 4 का बता रहा हूँ, ठीक है। फिर 41 to 79 ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। फिर 46 to 152 ये आपका ओबीसी में, तो ओबीसी में 152 रैंक तक एडमिशन हुआ आईआईटी बॉम्बे में पिछले बार। एंड देन एससी में 239 रैंक तक, एसटी में 536 रैंक तक, और पीडब्ल्यू कैटेगरी में 768 रैंक तक। तो ये हो गया आईआईटी बॉम्बे का रैंक, राउंड 4 का है, ठीक है ना। फिर अब देखो, जैसे दूसरा कोर्स हम देख रहे थे एमएस के थ्रू, तो इसमें कुछ चेंज है कि नहीं देखते हैं जरा एमएस का, हाँ है ना। देखो, तो ये है एक्चुअली मेन, आप ये देख सकते हो कि जो जनरल में है 38 to 56 रैंक जिन बच्चों का था उनका एडमिशन हुआ है। मतलब 38 रैंक वाला पहला बच्चा था जिसने प्रेफरेंस डाले थे। अब जो प्रेफरेंस डालोगे वही मिलेगा ना, जैसे आपने जो जो प्रेफरेंस डाले तो उसमें अगर मिलना होगा तो उनमें से मिलेगा। तो मतलब ये मिनिमम रैंक वाला जो बच्चा 38 था उसने प्रेफरेंस डाले थे, बाकी ने डाले ही नहीं होंगे। तो 38 to 56 रैंक के बीच एडमिशन हुआ है। ये 125 रैंक का एडमिशन हुआ है, ये तो हमारा स्टूडेंट ही गौरव था, है ना। सो मतलब एक बच्चा ईडब्ल्यूएस, क्योंकि सीटें आपके पास 8 ही हैं तो उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये जनरल में ये हो गया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो ये है क्या। तो ये बॉम्बे में यही 2 कोर्स हैं। कानपुर का देख लेते हैं। तो चलो इसमें राउंड 4 का ही देखते हैं, कन्फ्यूजन कराने के बजाय। राउंड 4 तक का डेटा है, तो इतने कोर्सेज में एडमिशन होता है कानपुर में। तो हमारे काम का है एमएस ये वाला। तो इसमें 2 to 50, क्योंकि फर्स्ट रैंक वाला आईएसआई चला गया, तो मैं भी है ना, उसने वो कर दिया, विड्रॉ कर लिया होगा तब तक। तो 2 to 50, देन हालांकि 2 वाले बाद में चला जाता ना आईएसआई। देन तो ये जनरल कैटेगरी का हो गया, कानपुर का 50 रैंक तक एडमिशन हुआ है। हालांकि बाद में एडिशनल राउंड में 60 रैंक पे भी एडमिशन हुआ था, हमारा स्टूडेंट था वो, क्या नाम है उसका, 60 रैंक जिसका था। सो 60 का भी एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी में 5वें राउंड में। हार्दिक, है ना, हार्दिक था। सो हार्दिक का एक्चुअली एडमिशन हुआ था, हार्दिक कुमार सिंह, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में इसको 60 रैंक था एग्जैक्ट इनका, 60 रैंक पे भी आईटी कानपुर मिला था, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस में 96 वैभव, है ना, उनको भी आईटी कानपुर मिला था। जैसे ये 96 यहाँ तो आ गया है, तो ये वैभव खरे का ही रैंक है 96, ठीक है। सो 2 to 50 दिखा रहा है क्योंकि ये 4th राउंड का है। 5th राउंड में बताया हार्दिक का 60 रैंक था, उनको भी आईटी कानपुर मिला था। देन 50 to 90, ये 96 to 147, ये मतलब ऐसा समझो कि यहाँ तक 147 रैंक तक एडमिशन हुआ है, ये समझो 4th राउंड की बता रहा हूँ मैं। ऐसे आप एक एक राउंड का, ये वेबसाइट ऑलरेडी जैम 25 का वेबसाइट है, आप खुद एक्सप्लोर करो, समझो, नहीं समझ आए पूछो आप मुझसे, ये जितना मैं हेल्प कर पाऊंगा मैं ट्राई करूंगा। तो ये ठीक है। सो ये अराउंड 147 तक हो गया आपका ईडब्ल्यूएस में, देन ईडब्ल्यूएस में, एंड देन ओबीसी में 238 उसका बता रहा शिवांगी का रैंक था। सो शिवांगी को पहले ट्रिपल अक्कर मिला था, बाद में, है ना, 238 हो गया। एंड देन 292 तक एससी में एडमिशन हुआ है, 832 एसटी में, एंड 283 जनरल पीडब्ल्यूडी में। तो एक ही कैंडिडेट रहा होगा, एक ही सीटें रही होंगी, तो इसको मिल गया वैसा, ठीक है ना। तो ये कानपुर का हो गया। और क्या देखना चाहोगे, मेनली तो यही है। और बॉम्बे में 2 कोर्स है, कानपुर में 1 कोर्स है। इस बार कानपुर में दूसरा कोर्स भी आ गया, एमएससी इकोनॉमिक्स। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो इन दैट ऑल्सो। सो उसके बाद जो आप हमारे पास ऑप्शंस हैं,
तिरुपति का ही ऑप्शन बचता है जी, है ना, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। सो तिरुपति का मान लो 4th राउंड तक ही देख लेते हैं कहाँ तक एडमिशन हुआ है। तो आप ये समझो क्लोजिंग रैंक मेन देखो, ओपनिंग तो उसके अकॉर्डिंग है ना, शुरू से आपका यहाँ तक है तो चांस है, और ये हर साल चेंज होता रहता है, इट्स नॉट फिक्स्ड। तो डिपेंड करता है ना, आप पिछले साल के देख सकते हो 24 के, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज हो सकता है। सो ये जैसे आप देखोगे ये आईआईटी तिरुपति का है एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो हमें एमएस के थ्रू वाला देखना है। तो 54 टू 58 मतलब 58 रैंक तक एडमिशन हुआ, देन 150, देन 241 एंड देन 298, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है। तो ये आपको आईआईटी का मिल गया। बाकी एनआईटीज का जिनको जानना है तो सीसीएमएन 2025 का देख लेते हैं। कोई 24 का वेबसाइट नहीं बनी होगी। तो ये सीसीएमएन जो पोर्टल है ना, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग स्कोर यहाँ भी दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे जाके ये सीसीएमएन पोर्टल जो है ये एनआईटीज में काउंसलिंग के लिए, आईआईटी के अलावा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईजस, है ना, आईजस का अलग से मेल आता है, तो वो उसका एडमिशन आपका अलग से ऑफर होगा। तो इन पोर्टल के थ्रू आपको जो एडमिशन होगा, ठीक है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग फॉर एमएससी या टेक्नोलॉजी एडमिशन, तो यहाँ पे आप जाके देखिए इसमें कौन कौन से कोर्स वो हैं। नेक्स्ट राउंड में सीट मैट्रिक्स एंड रेगुलर डाउन्स, तो ये ज़रा देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें ये ढूंढना पड़ता है ना कहाँ क्या है। सो जैसे मैं ऐसे कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ कहाँ कहाँ ऑप्शन है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जैसे ये इंस्टीट्यूट है एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी का फुल फॉर्म है, एंड देन सीएफटीआई, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स एंड अदर्स, जैसे और भी है ना, जैसे पुणे में है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो ये इसमें आ जाएगा, जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं तो उसका है। तो आप जो कोई भी सर्च, जैसे एनआईटी अगर मैं सर्च करूँ तो एनआईटी में अब देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं। जैसे एनआईटी में है कि एनआईटी जालंधर हो गया, एनआईटी जयपुर, मतलब जितने एनआईटी इंडिया में हैं अराउंड सब मिल जाएगा आपको। एनआईटी भोपाल, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी अगरतला, एनआईटी कालीकट, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी हमीरपुर, तो इसमें एमएससी डेटा साइंस है, एमएससी मैथमेटिक्स, एनआईटी कर्नाटका, एनआईटी मेघालय, है ना, यहाँ भी एनआईटी नागालैंड, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी रायपुर, एनआईटी सिक्किम, है ना, तो हर स्टेट में एक एनआईटी तो है कम से कम। तो ये है हर स्टेट में एक एक एनआईटी है, तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी मैं और ऑप्शंस दिखाऊँ, जैसे ट्रिपल आईटी हैं, तो ट्रिपल आईटी कितने हैं, तो इसमें जैसे ट्रिपल आईटी में ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी लखनऊ, तो 2 ट्रिपल आईटीज़ हैं, ग्वालियर और लखनऊ, वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है आपको। फिर प्रोग्राम आपको क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो मैं अभी ट्रिपल आईटी लखनऊ सेलेक्ट कर लूँ, जैसे हम लोग ट्रिपल आईटी देख रहे थे ना, ट्रिपल आईटी हो गया, मान लो अभी ये ट्रिपल आईटी लखनऊ देख लिया, तो इसमें कौन से प्रोग्राम में आपको जाना है, तो मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप ये घर बैठ के आराम से एक्सप्लोर करो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। वेबसाइट है, जैसे मैंने वेबसाइट खोला, सीसीएमएन गूगल किया, वेबसाइट पे गए, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वैसे एक्सप्लोर कीजिए। जैसे एनआईटी लखनऊ का देखना है मुझे, ट्रिपल आईटी लखनऊ का, तो अब इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, मैनेजमेंट ह्यूमैनिटीज़, मैथमेटिक्स, ये 3 डिपार्टमेंट है। तो मैं अगर देखूँ, चलो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखते हैं क्या इसमें मिलेगा मुझे। सो इसके थ्रू एमएससी आपको ये मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये है। अगर मैं दूसरा सेलेक्ट किया होता मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, तो इसमें आपको मिल सकता है एमएससी इन डेटा साइंस, ठीक है, ये है। अगर मैं यहाँ पे एक और ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट कर लूँ तो ह्यूमैनिटीज़ सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे मिल सकता है एमएससी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ 3 एमएससी अलग अलग है ना, एमएससी एआईएमएल हो गया, एमएससी डेटा साइंस हो गया, एमएससी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, ये तीनों में जैम एमएस के थ्रू एडमिशन होता है, जैम एमए के थ्रू भी होता है, इन तीनों में। तो ये सब कॉमन एडमिशन रास्ते हैं। यहाँ पे जनरली आप देखोगे सीसीएमएन पोर्टल पे जहाँ एमएस से एडमिशन हो रहा है वहाँ एमए से भी एडमिशन होता है, ठीक है ना, ये है। कुछ एनआईटीज़ है जहाँ पे सिर्फ एमए से ही एडमिशन होता है, एमएस से नहीं होता है, कुछ ऐसे भी हैं ना, वैसा है। तो ये मैं कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ, आप यू कैन एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस, ठीक है। जैसे एनआईटी ग्वालियर अगर देखें हम, तो एनआईटी ग्वालियर में आपको डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग साइंसेस, एंड इसके अंदर कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, प्रोग्राम। सो प्रोग्राम है एमएससी एआईएमएल, सॉरी इसका नाम है एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, सो एआईडीएस हो गया, है ना, ये है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, तो इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर जैसे मैं इसमें आगे अगर सर्च कर रहा हूँ तो इसमें क्या है, तो एडमिशन किन को मिलेगा, जैसे मैं एक डेटा ऐसे ही कलेक्ट कर रहा हूँ, देखो पिछले बार तो
अराउंड है ना 35 बच्चों का एडमिशन हुआ था जनरल, इस तरह से है ना, आपको ये बता रखा है। सीटें इतनी थी, एडमिशन ऐसे हुआ था। ऐसे ही आप बाकी कोर्सेज का भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको एक्सप्लोर करो, अगर नहीं कुछ समझ आए तो आप डेली डाउट क्लास होगी 11 से 12, अभी भी होती है, अब डेली आज से रेगुलर होगी, तो आप ज्वाइन करो और पूछो, ठीक है, कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो ये तो क्या एनआईटी वाले पोर्टल का। जो आइजर्स हैं है ना, इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन से तो ऑप्शन आईआईटी का है, जैसे भी बताया, एनआईटी का है, और ट्रिपल आईटी का मैंने आपको एक डेमो दिया। अगर मैं तीसरा ऑप्शन पे जाता, यहाँ पे एक एनआईटी का ऑफ चेक किया था, ट्रिपल आईटी चेक किया मैंने, तो एनआईटी में सारे स्टेट में एक एक एनआईटी है, ट्रिपल आईटी में 2 ही एनआईटी ट्रिपल आईटी आया था, ग्वालियर और लखनऊ वाला। इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सीएफटीआई में क्या क्या है, तो इसके अंदर जैसे है सेंट लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब में हो गए थे, है ना। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च आइजर भोपाल, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल। तो ये इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, है ना, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब इसके अंदर आप देखो कौन से कोर्स, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ एमएस से एडमिशन होता है, ये मुझे पता है। सो इस वाले में पुणे ना, इसमें आपको अब अलग अलग डिपार्टमेंट है, अप्लाइड केमिस्ट्री अप्लाई, यहाँ जैम केमिस्ट्री से एडमिशन होगा, यहाँ जैम फिजिक्स से होगा, इसमें है ना। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जी, ये भी उससे होगा। इसमें आपको एमएस से एडमिशन होगा, क्योंकि है ना डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स साइंस, तो इसमें आपको एमएस एडमिशन होता है। कौन से कोर्स है, एमएससी डेटा साइंस। तो जैम एमएस दे के या जैम एमए दे के आप इसमें जा सकते हो, एमएससी डेटा साइंस कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर हम देखें कि कहाँ किसका एडमिशन हुआ है, तो इसमें इतनी सीटें हैं, 15 सीटें हैं, ठीक है। ओपन है 5, फिर पीडब्ल्यू है ना, इसका ईडब्ल्यूएस का 1 हुआ था, ये पिछले साल का डेटा है, जो जैम 2025 के थ्रू। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इस बार भी अराउंड ऐसा ही होगा, ये है, ठीक है जी। तो आपको भी बता दिया मैंने कि ये ऑप्शंस हैं, आप इसको थोड़ा जाके एक्सप्लोर करो, समझो, बहुत सारे और सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। सो आप उसको देख सकते हो। सो यू एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड देन यू सी। ओके, अब रह गया तो मैं कह रहा ना, जैसे यहाँ पे भी आपने कहा एनआईटी, आइजर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, आईआईएससी में भी एडमिशन होगा, ठीक है। तो जब जैम का रिजल्ट आएगा तो आप आईआईएससी की वेबसाइट पे जाओगे ना, जैसे मैं आपको एक डेमो देता हूँ, आईआईएससी तो इनका एक एडमिशन पेज पे जब जैम का रिजल्ट आने के इमिडिएटली बाद, विद इन अ वीक, ये पोर्टल ओपन होगा जैम वाले बच्चों के लिए। तो आप क्या करोगे, मतलब अलग से अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आईआईएससी बैंगलोर में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन होगा, इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिक्स, जैम मैथमेटिक्स एंड जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, दोनों के थ्रू, ठीक है। सो ये ऑप्शंस रहेंगे, तो आप यहाँ जाओगे एंड यू कैन सी, यहाँ पे आपको पहले अपना आईडी बनाना पड़ेगा लॉगिन के लिए, है ना। सो पहले आपको ये करना पड़ेगा लॉगिन। तो मे बी अपना, या तो आपके पास आईडी पासवर्ड होगा नहीं, साइन अप कर लेना, साइन अप करो, अपना डिटेल्स डालो, यहाँ साइन अप करो, फिर इसमें जाओगे, जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पूछेगा रैंक क्या है, मार्क्स क्या है, एंड देन किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जो भी ऑप्शंस होंगे, एंड देन अप्लाई कर लोगे सक्सेसफुली। देन उसके बाद आपको मेल आएगा इंटरव्यू के लिए। तो जैम रैंक के बेस पे आप अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट इंटरव्यू कॉल, इंटरव्यू जाके दो, एंड देन वो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। यहाँ भी सिंगल कोर्स है, 2 एंट्री है, जैम एमए और जैम एमएस, ठीक है। तो ये सब आपके पास रास्ते हैं, तो समझ आया। आईआईएससी, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आइजर्स, यही मेन ऑप्शन है आपको आईआईटी जैम एमएस के थ्रू, ओके। डिफरेंट कोर्सेज हैं, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर। अभी चूंकि डेटा साइंस का है ना समय चल रहा है, तो यू कैन गो इन टू दिस फील्ड, क्योंकि अभी प्योर साइंसेस भी बाद में जॉब अगर कॉर्पोरेट में करना है तो आपको अप्लाइड साइंस सीखना ही पड़ता है, ये चीज़ें। सो स्टिल कोई दिक्कत, जैम मैथमेटिक्स मतलब एमएससी मैथमेटिक्स हो या स्टैटिस्टिक्स हो या डेटा साइंस हो, इसमें आप देखो तो बहुत सारे कंटेंट कॉमन रहते हैं, है ना। ये जैसे डेटा साइंस में भी जाओगे तो मैथमेटिक्स कोर्सेज पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स कोर्सेज भी पढ़ना है, वहाँ थोड़े कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज आ जाते हैं। तो डेटा साइंस काइंड ऑफ यूनियन है, सम सब्जेक्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स, सम स्टैटिस्टिक्स एंड सम कंप्यूटर साइंस, तो तीनों को मिला के एक नया सब्जेक्ट डेटा साइंस हो गया। इसी के अंदर डेटा साइंस के अंदर ही आ गया अब एआई है, एमएल है ना, डीप लर्निंग है, ये सब इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। तो और कुछ क्वेरी है किसी को डिस्कस करने के लिए? आई थिंक मैं फिर यहीं स्टॉप करूंगा, अगर कोई क्वेरी नहीं है तो। मेनली आपकी क्वेरी के लिए था कि अगर कुछ क्वेरी है तो
ठीक है, कुछ क्वेरी है? अच्छा, डेटा साइंस के लिए टॉप 5 कॉलेजेस बता सकते हो क्या? सो डेटा साइंस के लिए आपके पास जो अभी चल रहा है, जैसे अब मैंने कहा कि आईआईटी में कोई आईआईटी ऑफर्ड, तो यहाँ पे मैं इसी में बताऊँ तो आईआईएससी में कोई ऐसा डेटा साइंस कोर्स नहीं है, आईआईटी में भी डेटा साइंस कोर्स नहीं है, बट काइंड ऑफ इनका स्ट्रक्चर डेटा साइंस जैसा ही है, नाम स्टैटिस्टिक्स या है ना ओआर में है, जॉब रोल उस तरह से कर सकते हो। एनआईटीज़ में ऑप्शंस हैं। सो एनआईटीज़ आई थिंक एनआईटी अरुणाचल प्रदेश है, अभी सीसीएमएन पोर्टल पे जाके देखोगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एनआईटी, अगर एक्सप्लोर करो लिस्ट बना के बताओ। जहाँ तक मुझे पता है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश है, एनआईटी हामिरपुर है, इनमें है, और एक दो होगा जो कि मुझे याद नहीं है, देख सकते हो। ट्रिपल आईटी लखनऊ है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर है, वहाँ पे है। ठीक है, आइजस में मैथमेटिक्स कोर्स, यहाँ भी इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिक्स एडमिशन होगा, ये है। सो डेटा साइंस के लिए सीएमआई डेटा साइंस कराती है, सीएमआई में डेटा साइंस है, कुछ एनआईटीज़ में डेटा साइंस है, ट्रिपल आईटी में डेटा साइंस है। अब आप देख लो जो आपको बेटर लगे, है ना। इसमें कुछ ऑप्शंस 3 4 5 ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे, 2 ऑप्शन यहाँ पे है ग्वालियर और लखनऊ में। सो ये ऑप्शन है आपके पास। सीएमआई का अलग से डेटा साइंस का एंट्रेंस होता है, दैट यू कैन गिव, ये है। नहीं तो एनआईटी में है, ट्रिपल आईटी में है, की पे ऑप्शंस हैं आपके पास डेटा साइंस का। फिर जो नेक्स्ट पूछ रहे हैं ठीक है ना, आंसर की मे बी 15 दिन लगेगा आंसर की आने में। और एजुकेशन क्वालिटी वाइज तो आप देख लो, तो आपके अकॉर्डिंग है क्वालिटी वाइज वो क्या है। जैसे आई थिंक डेटा साइंस एनआईटी उसने भी शुरू किया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एनआईटी वारंगल ने भी शुरू किया है। तो वो अभी आप सीसीएमएन पोर्टल एक्टिव हो जाएगा ना 26 वाला, तो उसमें आपको लिस्ट सारा दिख जाएगा, तो थोड़ा उसको देखना, उसमें पता चल जाएगा। क्वालिटी वाइज यही इंस्टीट्यूट है, आप देख लो आपको जो ठीक लग रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है ना जैसे ट्रिपल आईटी अच्छा है उसके लिए। और क्या पूछ रहा है आकाश, वो आईएसआई के बारे में बता दीजिए थोड़ा। आईएसआई का क्या है, जैसे आईएसआई में अभी एमस्टैट्स अगर आपको देना है तो आप उसका सिलेबस एक बार ढंग से देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और सिलेबस को कई बार कंटेंट को रिवाइज करो ताकि आपका लेवल अच्छा हो, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करो पहले प्रीवियस ईयर पेपर, देन बाद में उसके जैसे और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, फिर मॉक टेस्ट भी कराएंगे। अभी तो सीयूटी हमारा अभी 15 फरवरी आज है ना, 15 फरवरी से लेके अभी 9 मार्च तक सीयूटी फोकस रहेगा, उसके बाद फिर हम आईएसआई फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा 1 बाय 1 आते हैं। विनय पूछ रहे हैं सर डेटा साइंस में एडमिशन के लिए फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा, मतलब थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इन व्हाट सेंस? आपको अगर कॉर्पोरेट में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेडमिक में आना है तो दिक्कत है, हो सकता है। क्योंकि वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप एमएससी पीएचडी डेटा साइंस में करो, बाद में डेटा साइंस में फैकल्टी ज्वाइन करो, ये चीज़ें दिक्कत नहीं होगा, ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज़ में दिक्कत होगा, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एमएससी पीएचडी डेटा साइंस में करो, आप इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में आप फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हो, एकेडमिक्स में आना है तो, ये है। एनआईटी में कोई इंटरव्यू नहीं, आईआईटी एनआईटी इन इंस्टीट्यूट्स में कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू यहाँ देना पड़ेगा, इसमें और इसमें इंटरव्यू होगा। बाकी इंस्टीट्यूट में जस्ट रैंक पे एडमिशन होगा, जैम रैंक पे डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है ना। सो इन तीनों इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन होगा विदाउट इंटरव्यू, है ना, इसमें विदाउट इंटरव्यू। यहाँ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आईएससी बैंगलोर, और इसमें इंटरव्यू के बेस पे एडमिशन होगा, है ना, इंटरव्यू बेस्ड एडमिशन होगा। रैंक बस आपको, है ना, एलिजिबल बनाएगी अप्लाई करने के लिए, आपका एडमिशन इंटरव्यू के बेस पे ही होगा, ठीक है। सो रवि क्या पूछ रहे हैं, सर आईआईटी पटना में एमएससी एआई एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स है, हाइब्रिड मोड में कैसा है? मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। सो हाइब्रिड मोड मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हैं। सो आप देख सकते हो, मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो यू कैन एक्सप्लोर, जिन्होंने किया हो या जिनको आइडिया हो। आकाश करें सर एमएससी मैथमेटिक्स में है तो पीएचडी स्टैट्स हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो एमएससी मैथमेटिक्स में करके पीएचडी स्टैट्स में किए हैं। जैसे धीरज गोयल है जो आईआईटी दिल्ली से एमएससी मैथमेटिक्स में किया, एमएससी आईआईटी जोधपुर से किया है, मतलब मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से किया है, लेकिन रिसर्च एरिया स्टैटिस्टिक्स है। अभी वो ट्रिपल आईटी कहाँ पे, कांजीपुरम में है आई थिंक, तो कांजीपुरम में फैकल्टी है वो। ऐसे लोग भी हैं, बहुत लोग हैं। जैसे कपिल का मैं एग्जांपल कई बार दिया था, कपिल गुप्ता है मेरा दोस्त, ये आईआईटी दिल्ली में एमएससी मैथमेटिक्स में किया, आईआईएम बैंगलोर से उसने स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी किया है, वहाँ डिपार्टमेंट का नाम है डिसीजन साइंस। अभी वो आईआईएम
काशीपुर में, आई थिंक आई एम कोजिकोरे, आई एम कोजिकोरे में फैकल्टी है वो अभी। वैसा है। सो आप कर सकते हो, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स में किया है, बाद में स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी किया, एंड देन दे आर फैकल्टी इन आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इस तरह से। ठीक है ना। सर एमएससी स्टैटिस्टिक्स करके डेटा साइंस किया तो प्लेसमेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं क्या? देखो ये सब कोर्स नहीं डिसाइड करे आपने क्या किया, आपके स्किल, आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपके एटीट्यूड, है ना। कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, नॉट जस्ट नॉलेज, नॉट जस्ट डिग्री, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये भी कॉर्पोरेट में एक, है ना, सिलेक्शन पॉइंट है। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर एटीट्यूड, है ना, वर्क ऑन योर स्किल, देन, है ना, प्रेजेंटेशन, जैसे आप कैसे प्रेजेंट होते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज, इन सब पे भी काम करना पड़ता है कॉर्पोरेट के लिए। सो यस, इट मे गिव यू एन एज, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है। वैसा नहीं, आप अच्छा परफॉर्म करोगे इंटरव्यू में, देन कुछ होगा। अब कोर्स क्या किए हो ये बहुत ज़्यादा मतलब डिसाइड नहीं करेगा, डिसाइड करेगा आपके अंदर स्किल क्या, नॉलेज क्या। हो सकता है आपने स्टैट्स में एमएससी किया, मतलब बीएससी किया, डेटा साइंस में एमएससी किया, तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। देन इंटरव्यू में आप परफॉर्म अच्छा करोगे, देन फर्दर जॉब मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ें हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं, आपको जो करना है यू जस्ट ट्राई, ये चीज़ें हैं। अपने अंदर वो स्किल लाओ, वो कैपेबिलिटी आप डेवलप करो अपने अंदर, है ना। वो मतलब एक कहते नहीं कि आपको थोड़ा उन चीज़ों को सीखना पड़ेगा जो उस रोल के लिए ज़रूरत है। मतलब आप जहाँ जाना चाहते हो ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, सो यू सी कि उनके अंदर ऐसा क्या है, देन यू ट्राई टू डेवलप विद इन योर सेल्फ, ये चीज़ें। ठीक है। आईएसआई का एग्ज़ाम का सेंटर मुंबई में होता है? हाँ जी होगा। आईएसआई का सेंटर आई थिंक पूरे इंडिया में रहता है। सो आप यहाँ देख लो, ये सब चीज़ें ऑलरेडी गूगल पे है। आप मुझसे पूछ रहे हो, आप आईएसआई के एग्ज़ाम सेंटर्स देख लो आप। आपकी आवाज़ रवि थोड़े माइक के पास आके बोलिए, आवाज़ क्लियर नहीं है। ये देखिए जो सेंटर है, अब देख लेते हैं। ये सेंटर बता रहा है, ये कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर। एंड ये कहाँ से बता रहा है? तो मेनली ये आईएसआई का सेंटर, अगर आईएसआई का वेबसाइट ही एक्सप्लोर कर ले तो आप बेटर आईएसआई की वेबसाइट पे ही चले जाओ। तो हाँ, जैसे ना आईएसआई का एग्ज़ाम 10 मई को है, एंड अक्रॉस 42 सिटीज़ में इसके सेंटर्स होंगे, इंक्लूडिंग दिस सिटीज़। तो होगा आई थिंक, ठीक है ना। मे बी आप आईएसआई का ओरिजिनल, ये सब तो है ना प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट्स देखो, जैसे आईएसआई कोलकाता की वेबसाइट देख लो आप। सो ये ऐसे वेबसाइट है, इस पे जाके देखो आप, आपको मिल जाएगा। ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लो। सो सेंटर्स का जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब एडमिट कार्ड आएगी पता चल जाएगा, आपने जहाँ भी एप्लीकेशन डाले होंगे तो आपको पता होगा आई थिंक, मुझे तो हाँ होगा ही, ठीक है ना। सो आप ये देख लेना, जैसे ये मैं अगला पेज अगर खोलूँ, अब जैसे ये ब्रोसर डाउनलोड कर लो, ये देखो प्रोस्पेक्टस, और इसमें आप जाके देख लो सेंटर्स क्या क्या हैं। है ना, ये इसका एडमिशन वो है, ब्रोसर है इस बार का 2026-27 का एडमिशन प्रोस्पेक्टस 26-27 जो अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें सारे इन्फॉर्मेशंस है, आप जाके इसको एक्सप्लोर करो, और नहीं समझ आया फिर पूछो। इसमें सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है ना, जो भी आपको चाहिए होगा। तो आप इसको बैठ के पढ़ो एक बार, है ना। मतलब है ना, आपको बैठ के थोड़ा टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, जो भी समझना है। सो यू हैव टू गिव टाइम। जैसे एग्जांपल के लिए, कौन से कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, किन सेंटर पे चलता है ना। सो ये कोर्सेस नेम है, ये ड्यूरेशन है, और ये कौन से सेंटर पे चलता है इनका। तो वैसा है ना। तो इनके कई सारे सेंटर्स हैं, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, है ना, तेजपुर,
चेन्नई, गिरिडीह में भी शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये सब सेंटर्स हैं इनके, हैदराबाद है ना, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तो इतने सारे सेंटर्स हैं इनके आईएसआई, मतलब आईएसआई के सेंटर, मेन सेंटर कोलकाता में है, बाकी इनके कुछ सेंटर कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, तेजपुर, चेन्नई, गिरिडीह, 6 सेंटर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से है, तो ऐसे ही सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ रिसर्च प्रोग्राम्स, जैसे स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च प्रोग्राम कहाँ कहाँ, पीएचडी कहाँ कहाँ होता है, तो कोलकाता सेंटर पे, दिल्ली पे, बैंगलोर में है, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स में ये सब है, वैसे करके ना, इस तरह के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कहाँ कितना है। रिसर्च प्रोग्राम 2 इन सेंटर्स में है। अब ये सीटें हैं, किस किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, तो जैसे एम स्टैट्स में इस बार कितनी सीटें आप ये देख सकते हो, तो 26-27 का है ना। सो एम स्टैट्स में इस बार टोटल 38 सीट्स हैं, 14 फॉर जनरल, 10 फॉर ओबीसी, 6 फॉर एससी, 3 फॉर एसटी, 3 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 2 फॉर पीडब्ल्यूबीडी, है ना। सो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये 38 सीटें इस बार एम स्टैट में, 38 बच्चों का एडमिशन होगा, है ना। ज़्यादातर वही बच्चे होते हैं जिनका जैम में भी अच्छे रैंक होते हैं, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा होता है, ये चीज़। तो टोटल 38 बच्चों का, मान लो मोर देन 500 एप्लीकेंट होंगे एटलीस्ट, एंड आउट ऑफ देम सिर्फ 38 का एडमिशन होगा, ठीक है ना, एम स्टैट में। ओके जी, बाकी नंबर ऑफ सीट्स, अच्छा पीएचडी के लिए कितनी सीटें हैं, पीएचडी जेआरएफ मतलब पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें आगे आप थोड़ा एक्सप्लोर करो, इसको पता चल जाएगा। ठीक है, और डिटेल के लिए और रीड करो, तो आई थिंक यस, आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। अच्छा, यहाँ सिलेबस ही बता रहा है नहीं, तो जो एक बार देखते हैं एम स्टैट्स का क्या क्या सिलेबस है ना। सो किसका सिलेबस बता रहा है ये, अच्छा दिल्ली सेंटर, प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम के लिए है ये, है ना। ऐसे एम स्टैट्स का भी होगा, ठीक है जी। सो ये सब देख लेना एक बारी, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछो, मेनली ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो सर अपॉर्चुनिटी डेटा साइंस में ज़्यादा है या एमएस स्टैटिस्टिक्स के बाद, अब वो तो आपको देखना पड़ेगा किस फील्ड में जाना है। स्टैटिस्टिक्स में रहना है तो जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स जनरली होती है जो आरबीआई है, या हालांकि आरबीआई डीएसआईएम में अब डेटा साइंस वाले भी अलाउड हैं, स्टैटिस्टिक्स वाले भी अलाउड हैं। आईएसएस अगर देना है तो ओनली स्टैटिस्टिक्स वाले भी अलाउड हैं, उसके अकॉर्डिंग है। एकेडमिक्स में आने, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है तो एमएससी आपको स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ऐसा है। बाकी जगह आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में वो ये नहीं देखते कि आपका किस सब्जेक्ट में मास्टर या पीएचडी, आपको देखते रिसर्च एरिया क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट होता है, तो है ना। तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, मेनली, है ना। सो आपको देखना है कि आपको कहाँ जाना है, उसके अकॉर्डिंग सोचना है। अब ये कंपेरिजन वैसे, है ना, ठीक नहीं होगा कि किस में ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है आपको कहाँ जाना है ना। सो ठीक है ना, सो इट्स अप टू यू। ठीक है जी, सो आई थिंक दैट्स ऑल जो आप लोगों को चाहिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो अभी नेक्स्ट का जो क्लास होगी तो उसमें अभी अगली जो सेशन होगा या डाउट होगा तो उसमें डिस्कस करते हैं। सो मिलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाकी 11 से बाद डाउट क्लास डेली चलेगी, तो यू कैन ज्वाइन एनी टाइम, लिंक आएगा ग्रुप में।